जब हम आसमान में किसी ऐसी चीज को गुजरते हुए देखते हैं तो ये नज़ारा काफी आकर्षक दिखाई देता है, लेकिन ये इतना विनाशकारी हो सकता है कि पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। 15 फरवरी 2013 को रूस का चेल्याबिंस्क शहर एक साधारण और सुहावना दिन था। फिर अचानक सुबह 9:20 पर कुछ ऐसा हुआ कि पूरे शहर में तबाही मच गई। दरअसल एक मीटियोर आसमान में धधकती आग का गोला बनकर 19 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुसा। यह था चेल्याबिंस्क इवेंट, एक एस्टेरॉयड एक्सप्लोजन जो हिरोशिमा से 30 गुना ज्यादा पावरफुल था। इस ब्लास्ट की शॉक वेव से 7000 बिल्डिंग्स डैमेज हुई, 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए और यह तो सिर्फ एक 20 मीटर का एस्टेरॉयड था। लेकिन दोस्तों, स्पेस में हजारों की संख्या में एस्टेरॉयड्स एंड मीटियोर्स है और कुछ तो इतने मैसिव है कि पृथ्वी को एक हिट में चूर चूर कर सकते हैं। और पृथ्वी के इतिहास में कई भयानक सर्वनाश करने वाले एस्टेरॉयड्स इवेंट हुए हैं जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन सवाल यह है, अगर आज कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी को टक्कर मारने आता है तो क्या हम मुकाबला कर पाएंगे या डायनासोर्स की तरह तबाह हो जाएंगे? क्या हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम हमारे प्लेनेट की रक्षा कर सके? और कितने ऐसे उल्कापिंड है जो पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं? नासा ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है जिसने मानव इतिहास में पहली बार एक एस्टेरॉयड की डायरेक्शन को लिटरली चेंज कर दिया है। यह फिक्शन नहीं है, यह रियल साइंस है। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कैसे यह मिशन काम करता है और क्या यह टेक्नोलॉजी सच में हमें अगले कॉस्मिक थ्रेट से बचा सकती है। इससे पहले हम देखते हैं कि ये आग के गोले पृथ्वी पर कितना विनाश कर सकते हैं। 30 जून 1908 साइबेरिया के एकांत जंगल में जिंदगी अपनी शांत रफ्तार से चल रही थी। अचानक आसमान से एक चमकती हुई चीज तेजी से पृथ्वी की ओर आने लगी, 15 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। इस मीटियोर ने एटमॉस्फेरिक एंट्री के दौरान फ्रिक्शन से इतनी हीट जनरेट करी कि 5 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह 10 से 15 मेगाटन TNT एनर्जी के साथ एक्सप्लोड हो गया। यह एक्सप्लोजन हिरोशिमा से 1000 गुना पावरफुल था। ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना भयानक था, 2000 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल कंप्लीटली फ्लैटेंड, 80 मिलियन ट्रीज तहस नहस हो गए। शॉक वेव इतनी पावरफुल थी कि 65 किलोमीटर दूर तक लोग गिर गए। सिस्मिक वेव्स ने पूरे यूरोप में भूकंप जैसा फील कराया। यह था तुंगुस्का इवेंट। कुछ लोग इंटरनेट पर ऐसी इमेजेस को तुंगुस्का इवेंट से जोड़ देते हैं, लेकिन ये फेक है। रिसर्च में सामने आया है कि ये सिर्फ 50 से 100 मीटर्स का था। ऐसा कोई क्रेटर नहीं मिला। यह मिड एयर एक्सप्लोजन था जिसने भारी विनाश किया। यह मीटियोर कॉमेट या एस्टेरॉयड में से आया था और ये इमेजेस चेको झील की है जो उसी इवेंट के आसपास है। आज से 66 मिलियन साल पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने पृथ्वी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। एक बिल्कुल सामान्य दिन था। टीरेक्स शिकार पे निकला था, ट्राइसेरेप्टस घास चर रहे थे, बेबी डायनोस अपनी माँ के साथ खेल रहे थे। फिर अचानक आसमान में एक छोटा सा बिंदु दिखा जो हर सेकंड में बड़ा होता गया। यह एक 10 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड था। जब यह एस्टेरॉयड 20 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से आ रहा था तो एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही वो धधकती आग का गोला बना। फिर पृथ्वी से एक भयानक टक्कर हुई जिससे तुरंत 1500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पैदा हुआ। यह कोलिजन इतना शक्तिशाली था कि इसने 180 किलोमीटर चौड़ा क्रेटर बना दिया। इस इम्पैक्ट की एनर्जी का अंदाजा लगाना हो तो यह 10 बिलियन हिरोशिमा बॉम्ब्स के बराबर थी। इस कोलिजन ने इतनी मात्रा में डस्ट और डेब्रिस को एटमॉस्फेयर में फेंका कि सूरज की रोशनी महीनों तक धरती पर नहीं पहुंच पाई। फोटोसिंथेसिस रुक गया, फूड चेन्स कोलैप्स हो गई और ग्लोबल टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। यह न्यूक्लियर विंटर इफेक्ट था। जहां पहले हरी भरी दुनिया थी वहां अंधेरा और ठंडक छा गई। डायनासोर्स जो 165 मिलियन ईयर्स तक पृथ्वी पर राज कर रहे थे कुछ समय बाद एक्सटिंक्ट हो गए। यह आज के मेक्सिको में गिरा था जिसे हम चिक्सलम इम्पैक्ट कहते हैं। साइंटिस्ट ने इरिडियम लेयर के जरिए यह साबित किया कि यह मास एक्सटिंक्शन एक सिंगल कैटेस्ट्रोफिक इवेंट का नतीजा था। आज भी अगर इसी साइज का एस्टेरॉयड आए तो मॉडर्न सिविलाइजेशन का अंत हो जाएगा। अगर हम नतीजा जानते हैं तो हमें खुद की रक्षा के लिए तैयार रहना होगा। इसलिए नासा का डार्ट मिशन इतना महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं कि ये डार्ट मिशन आखिर है क्या चीज। इस मिशन की कहानी शुरू होती है 2005 में जब नासा और ESA ने मिलकर एडा
एस्टेरॉयड इम्पैक्ट एंड डिफ्लेक्शन असेसमेंट प्रोग्राम डिजाइन किया। यह कंसेप्ट सिंपल था, एक स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉयड पर क्रैश करके देखना कि क्या हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। 2015 में नासा ने ऑफिशियली डार्ट मिशन को अप्रूव किया। जॉन्स हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी को यह चैलेंजिंग टास्क मिला, एक 570 किलोग्राम्स का स्पेसक्राफ्ट बनाना जो 11 मिलियन किलोमीटर दूर एक फुटबॉल स्टेडियम साइज के टारगेट को हिट कर सके। 24 नवंबर 2021 को कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के साथ डार्ट मिशन लॉन्च हुआ। यह लॉन्च इतना प्रीसाइज था कि स्पेसक्राफ्ट को सिर्फ माइनर ट्रेजेक्टरी करेक्शंस करना पड़ा पूरी जर्नी में। मिशन का टारगेट था डीमोर्फस, एक 160 मीटर चौड़ा एस्टेरॉयड मूनलेट जो अपने बड़े कैंपेनियन डिडीमोस के चारों ओर घूमता था। साइंटिस्ट्स ने इसे चूज किया क्योंकि यह अर्थ के लिए कोई थ्रेट नहीं था, लेकिन इम्पैक्ट के इफेक्ट्स को इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता था। डार्ट स्पेसक्राफ्ट में कटिंग एज टेक्नोलॉजी थी, ड्रैको कैमरा सिस्टम नेविगेशन के लिए, स्मार्ट नेव ऑटोनोमस गाइडेंस के लिए और नेक्स्ट सी आयन प्रपल्सन सिस्टम एफिशिएंट ट्रेवल के लिए। साथ में लिसिया क्यूब भी था जो इटालियन स्पेस एजेंसी का छोटा विटनेस स्पेसक्राफ्ट था। मिशन का लॉजिक सिंपल था, काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक का यूज करके डीमोर्फस की ऑर्बिटल पीरियड को कम करना। पहली बार ह्यूमैनिटी अपने सर्वाइव के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच ले रही थी रिएक्टिव अप्रोच के बजाय। 26 सितंबर 2022 को डार्ट स्पेसक्राफ्ट अपनी 10 महीने की स्पेस जर्नी के बाद फाइनली अपने टारगेट डीमोर्फस के सामने पहुंचा। डार्ट स्पेसक्राफ्ट ने 6.14 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से डीमोर्फस पर इम्पैक्ट किया। यह कोलिजन 570 किलोग्राम्स के स्पेसक्राफ्ट और एस्टेरॉयड के बीच एक कंट्रोल्ड क्रैश था। इम्पैक्ट से केवल 4 घंटे पहले तक डार्ट अपने ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम स्मार्ट नेव पर डिपेंड था। यह सिस्टम रियल टाइम में एस्टेरॉयड की पोजीशन कैलकुलेट कर रहा था और ट्रेजेक्टरी को फाइन ट्यून कर रहा था। अंतिम मोमेंट्स में डार्ट के कैमराज ने डीमोर्फस की सतह को कैप्चर किया। इम्पैक्ट के बाद इटालियन स्पेस एजेंसी के लिसिया क्यूब ने कैप्चर किया कि एस्टेरॉयड से एक ब्राइट डेब्रीज प्लूम निकल रहा था। यह डेब्रीज प्लूम इतना पावरफुल था कि इसने मोमेंटम को सिग्निफिकेंटली एम्पलीफाई कर दिया। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि डार्ट ने मोमेंटम ट्रांसफर के साथ साथ इजेक्टा इफेक्ट भी क्रिएट किया। नतीजा यह हुआ कि डीमोर्फस का ऑर्बिटल पीरियड 32 मिनट्स तक कम हो गया, जो कि एक्सपेक्टेड 73 सेकंड से कहीं ज्यादा था। ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स और हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कंफर्म किया कि यह प्लेनेटरी डिफेंस का पहला सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था। हमने साबित कर दिया अगर कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ आ रहा हो तो हम उसे डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, बशर्ते हमें पहले से पता हो। इम्पैक्ट के मिलीसेकंड्स बाद डार्ट का सिग्नल अर्थ से कट हो गया, जो कि प्लान था। यह इम्पैक्ट इतना सक्सेसफुल था कि एस्टेरॉयड की ब्राइटनेस टेम्परेरीली इंक्रीज हो गई। अब यह तो हुआ एक तरीका किसी एस्टेरॉयड की ट्रेजेक्टरी में बदलाव लाने का। जब बात आती है प्लेनेटरी डिफेंस की, तो साइंटिस्ट्स के पास एस्टेरॉयड डिफ्लेक्शन के कई तरीके हैं। आसमान के खतरों से बचने के लिए इंसान ने हथियार के तौर पर कई उपाय सोचे हैं। पहला मेथड है काइनेटिक इम्पैक्टर, जो डार्ट ने यूज किया। यह एक हाई स्पीड स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉयड से टकराकर उसकी वेलोसिटी में छोटा बदलाव लाता है। सिर्फ सेंटीमीटर्स पर सेकंड का चेंज भी कई वर्षों बाद मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स का डिफरेंस बना सकता है। यह मेथड 50 से 500 मीटर साइज के एस्टेरॉयड्स के लिए मोस्ट इफेक्टिव है। दूसरी अप्रोच है ग्रेविटी ट्रैक्टर। इसमें एक हैवी स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉयड के पास स्टेशन करके ग्रेविटेशनल पुल के थ्रू उसकी ऑर्बिट को स्लोली मॉडिफाई करते हैं। तीसरा ऑप्शन है न्यूक्लियर पल्स प्रोपल्सन। यहाँ न्यूक्लियर डिवाइस को एस्टेरॉयड के पास एक्सप्लोड करके रेडिएशन, प्रेशर और डेब्रीज इम्पैक्ट से उसे पुश करते हैं। यह मेथड लार्ज एस्टेरॉयड्स के लिए रिजर्व है, लेकिन इसमें फ्रेगमेंटेशन का रिस्क होता है। चौथी टेक्निक है आयन बीम सेफर्ड। एक स्पेसक्राफ्ट आयन थ्रस्टर्स का यूज करके एस्टेरॉयड की सरफेस पर कंटिन्यूस फोर्स अप्लाई करता है, जो स्लोली उसकी ट्रेजेक्टरी चेंज कर देता है। यह मेथड स्मॉल एस्टेरॉयड्स के लिए सूटेबल है। सबसे इंटरेस्टिंग मेथड है एनहेंस्ड ग्रेविटी ट्रैक्टर। यहाँ स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड की सरफेस पर मटेरियल कलेक्ट करके अपना मास बढ़ाता है, जिससे ग्रेविटेशनल इफेक्ट एम्पलीफाई होता है। हर मेथड का अपना यूज केस है। छोटे एस्टेरॉयड्स के लिए काइनेटिक इम्पैक्टर, मीडियम साइज के लिए ग्रेविटी ट्रैक्टर
और मैसिव थ्रेट्स के लिए न्यूक्लियर ऑप्शन। की फैक्टर है अर्ली डिटेक्शन। जितनी जल्दी हमें पता चले उतने कम फोर्स की जरूरत होगी डिफ्लेक्शन के लिए। डार्ट मिशन की सक्सेस के बाद अब वक्त आया है डीपर इन्वेस्टिगेशन का। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेरा मिशन जो अक्टूबर 2024 में लॉन्च हुआ, यह 2026 में डेडिमोस सिस्टम पहुंचकर डार्ट इम्पैक्ट के डिटेल्ड आफ्टरमेथ को स्टडी करेगा। यह एक स्पेस डिटेक्टिव की तरह काम करेगा। हेरा मिशन के साथ दो छोटे क्यूब सेट्स भी है, जुवेंटस और मिलानी। जुवेंटस रडार का यूज करके डीमोर्फस की इंटरनल स्ट्रक्चर को मैप करेगा, जबकि मिलानी डस्ट और मिनरल कंपोजिशन को एनालाइज करेगा। इस डेटा से हमें पता चलेगा कि डार्ट इम्पैक्ट ने एक्चुअली कैसे एस्टेरॉयड को अफेक्ट किया और फ्यूचर मिशंस में कौन सी स्ट्रेटजीज मोस्ट इफेक्टिव होंगी। साथ ही नासा अपना एनियो सर्वेयर टेलीस्कोप 2028 में लॉन्च करने जा रहा है। यह इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप पृथ्वी के आसपास की चीजों को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सन अर्थ L1 पॉइंट पर पोजीशन होकर खतरनाक एस्टेरॉयड्स को आइडेंटिफाई करेगा। एनियो सर्वेयर की स्पेशल कैपेबिलिटी यह है कि यह थर्मल इंफ्रारेड में ऑपरेट करता है, जिससे डार्क एस्टेरॉयड भी इजीली विजिबल हो जाते हैं। वर्तमान में मौजूद ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स में यह लिमिटेशन है कि वे सनलाइट रिफ्लेक्ट करने वाले ऑब्जेक्ट्स को ही एफिशिएंटली डिटेक्ट कर पाते हैं। फ्यूचर में ईएसए और नासा मिलकर एडा एस्टेरॉयड इम्पैक्ट एंड डिफ्लेक्शन असेसमेंट प्रोग्राम को कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसमें मल्टीपल स्पेसक्राफ्ट मिशंस होने वाले हैं, जिसमें कई तरह की एस्टेरॉयड डिफ्लेक्शन टेक्निक्स को टेस्ट किया जाएगा। चाइना भी अपना एस्टेरॉयड डिफेंस प्रोग्राम डेवलप कर रहा है और रसिया ने अपना न्यूक्लियर पावर्ड स्पेसक्राफ्ट कंसेप्ट प्रपोज किया है। यह इंटरनेशनल सहयोग दिखाता है कि एस्टेरॉयड थ्रेट एक ग्लोबल चैलेंज है, जिसके लिए सभी को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। आज हम एस्टेरॉयड को सिर्फ खतरा नहीं समझते, बल्कि उन्हें कॉस्मिक खजाना भी मानते हैं। यह नया दृष्टिकोण बिजनेसेस को आकर्षित करता है और स्पेस डिफेंस की टेक्निक्स में बदलाव ला रहा है। एक सिंगल मेटालिक एस्टेरॉयड में इतना प्लेटिनम और गोल्ड होता है जो अर्थ के पूरे रिजर्व्स में 1000 गुना ज्यादा है। नासा के हिसाब से एक बड़ा एस्टेरॉयड 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर वर्थ का मटेरियल रख सकता है। अब कई रणनीतियां यह भी कहती है कि एस्टेरॉयड को डिफ्लेक्ट करने के बजाय उन्हें अर्थ के पास पार्क करके माइनिंग करी जाए। कुछ इस तरह एस्टेरॉयड डिफ्लेक्शन के साथ साथ इनमें फ्यूचर प्लान्स के लिए अपॉर्चुनिटी भी दिखाई देती है। दोस्तों, ये हमारे लिए एक विचार की बात है। लिटरली एक टाइनी स्पेसक्राफ्ट ने एक मैसिव एस्टेरॉयड को हिट किया और वो एक्चुअली मूव हो गया। लैरी निवेन ने कहा था कि डायनासोर्स बिकेम एक्सटिंक्ट बिकॉज दे डिडंट हैव ए स्पेस प्रोग्राम। लेकिन आज हमारे पास कई स्पेस प्रोग्राम्स हैं। सोचिए, कहीं न कहीं किसी लैब में बैठा हुआ एक इंजीनियर रात भर जागकर कैलकुलेशंस कर रहा है ताकि आपके बच्चे सेफली सो सके। यह मानवता का सबसे ब्यूटीफुल पहलू है। क्या हमने ये यादें, ये कानून, अमन, उद्देश्य सिर्फ इसीलिए बनाए हैं ताकि हम इनकी रक्षा ना कर सके? क्या इसीलिए हमारे पूर्वजों और वैज्ञानिकों ने खोज करते हुए पूरा जीवन गुजार दिया? क्या हम कम से कम बिना कोशिश करे खुद को मरने दें? मुझे ऐसा नहीं लगता। हम इंसानियत के इतिहास को बरकरार रखने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। अगर हम मनुष्य उन एस्टेरॉयड्स की दिशा बदलने के प्रयास में नाकाम होते हैं तो अब तक हमने जो भी अचीव किया, जहां भी पहुंचे हैं, वो कुछ मायने नहीं रखेगा, लेकिन हम शान से विलुप्त हो जाएंगे। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा। अगर आपके कोई विचार है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। इसके अलावा मैं आपको कुछ मूवीज़ भी रिकमेंड करना चाहूँगा, जैसे कि आर्मागेडोन, डोंट लुक अप, जो कि स्पेस डिफेंस और एस्टेरॉयड एक्सप्लोजन से ही रिलेटेड है। रिसर्च के दौरान मैं देखता रहता हूँ, ये काफ़ी शानदार है। और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।